पेड़ नहीं काटे गए हैं, ये हिंदुस्तान के आदमी के फेफड़े को नष्ट किया जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ के विनाश का द्योतक है। ये बल्कि उसको कटाई भी नहीं कहना चाहिए, वो वृक्षों की नृशंस हत्या हो रही है वहाँ पर जी। लाशें बिछा दी जा रही हैं वृक्षों की, क्योंकि जो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचती हैं वो दिल दहला देने वाली है। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती है कि किसी एक क्षेत्र को उजाड़ कर आप कहते हैं कि हम विकास के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कोयला से बिजली बनेगा और ये कोयला निकलेगा और ये जाएगा कहाँ, राजस्थान जाएगा, तो वहाँ राजस्थान रोशन होगा। तो आप एक क्षेत्र को उजाड़ देंगे, उसे रेगिस्तान में तब्दील कर दे रहे हैं और दूसरे रेगिस्तानी इलाके को आप रोशन कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के संवैधानिक हकों को बचाने के लिए जल जंगल जमीन की सुरक्षा का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट तक में मई में पारा 40 डिग्री पहुंच गया। इसे लेकर सरगुजा समेत पूरे राज्य के प्रकृति प्रेमियों ने गहरी चिंता जाहिर की है। अंबिकापुर में भी तापमान 44 के पार हो गया, जबकि सूरजपुर में 45.4 डिग्री। ये सब इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि इन जगहों पर रहने वाले लोग गर्मी से हलाकान हैं। इसके पीछे अडानी कंपनी के द्वारा सरगुजा के राम वन गमन पथ के समृद्ध व ऊर्जावान जंगलों का अंधाधुंध विनाश सबसे बड़ा कारण है, तो वहीं सरकारी तंत्र के जिम्मेदारों समेत स्थानीय जननेताओं समेत तथाकथित बुद्धिजीवियों की भरपूर निष्क्रियता भी है। जिस सरगुजा में कभी नौतपा में भी जंगलों के बीच गांव में लोग रात में कंबल ओढ़कर सोते थे, अब ये एक सुनहरा इतिहास बन चुका है। प्रसिद्ध साहित्यकार और आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी तपन बैनर्जी की प्रतिक्रिया आंखें खोलने वाली है। कहना चाहिए जिस तरीके से वृक्षों की कटाई हो रही है वहाँ पर, बल्कि उसको कटाई भी नहीं कहना चाहिए, वो वृक्षों की नृशंस हत्या हो रही है वहाँ पर जी। लाशें बिछा दी जा रही हैं वृक्षों की, क्योंकि जो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचती हैं वो दिल दहला देने वाली है। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती है कि किसी एक क्षेत्र को उजाड़ कर आप कहते हैं कि हम विकास के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कोयला से बिजली बनेगा और ये कोयला निकलेगा और ये जाएगा कहाँ, राजस्थान जाएगा, तो वहाँ राजस्थान रोशन होगा। तो आप एक क्षेत्र को उजाड़ देंगे, उसे रेगिस्तान में तब्दील कर दे रहे हैं और दूसरे रेगिस्तानी इलाके को आप रोशन कर रहे हैं, तो ये तो कहीं से भी न्याय संगत ही नहीं है। और सबसे जो विडंबनाजनक पहलू है इस पूरे कांड का वो ये है कि अडानी जी जो कर रहे हैं यहाँ हसदेव क्षेत्र में, वो उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। और जिस तरीके से जो लोग वृक्षों को बचाने के अभियान में पिछले काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जिस तरीके से नज़रबंद किया जा रहा है, उठा लिया जा रहा है, थाने में बंद कर दिया जा रहा है, वो सब बड़ा लोमहर्षक है। और जहाँ तक अभी आपने प्रश्न में ही पूछा था कि धार्मिक सांस्कृतिक महत्व तो इस क्षेत्र का है ही। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है वो है आज के दौर में और आज के संदर्भ में, वो है पर्यावरण। सरगुजा जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में अपने शुद्ध पर्यावरण की वजह से जाना जाता रहा है। आज सिमट कर केवल मैनपाट का लोग नाम लेते हैं कि नए साल में चलो मैनपाट चले या पर्व त्योहारों पर मैनपाट चले। मैनपाट में जो मौसम है, ये मौसम तो पूरे सरगुजा का मौसम हुआ करता था। और सरगुजा का जो मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, और मैनपाट का जो क्षेत्र है, यहाँ तापमान में केवल 1-2 डिग्री का ही अंतर रहता था। आपने खुद महसूस किया है और सरगुजा के लोग भी महसूस करते हैं किस तेज़ी से पर्यावरण में बिखराव आया है यहाँ पर। और लोग आश्चर्य करते हैं कि अच्छा ठंड का मौसम है और सरगुजा में अभी बहुत तेज़ ठंड नहीं पड़ी है, क्योंकि लोग तो यही जानते हैं कि सरगुजा का मतलब ही एक ठंडा क्षेत्र है, जहाँ एक ज़माने में अभी वो लोग हैं जो अपना अनुभव बांट सकेंगे कि गर्मी के मौसम में भी, मई और जून के महीने में भी भोर के समय लोगों को चादर कंबल ओढ़ना पड़ता था। ऐसा
मौसम था यहाँ का, हवा बिल्कुल शुद्ध थी और प्रदूषण नाम मात्र का नहीं था। और ठीक है कि अभी भी कोई बहुत बड़े उद्योग नहीं स्थापित हो पाए हैं सरगुजा में, और केवल कोयला क्षेत्र ही है जहाँ से कोयला की निकासी होती है, लेकिन जो सरकारी संरक्षण में कोयले की निकासी होती है उसमें और जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कोयले की निकासी होती है, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि जो मापदंड होते हैं कोयले निकासी की, उसमें सरकारी क्षेत्र में वो सरकारी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस तरह से उसका पालन नहीं करता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका जो हम दोहन कर रहे हैं कोयले का ज़मीन से, इसका यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में क्या असर पड़ रहा है। और ये कहने की बात होती है कि इतने लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार भी उतने लोगों को मिल नहीं पाता है। और हम सभी जानते हैं कि जब रोज़गार की बात आती है तो ज़्यादातर बाहरी क्षेत्र के लोग भी आ जाते हैं। खैर, रोज़गार तो सबको चाहिए, वो भी भारतीय है, वहाँ पर बहुत आपत्ति नहीं है। लेकिन ये है कि जिनका जीवन ही जंगल पर निर्भर था, उनका जंगल और जंगल का हक छीन करके आप कोई विकास का पैमाना खड़ा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत उज्जवल पक्ष है इस पूरी घटना का या घटनाक्रम का, वो ये है कि हमारे क्षेत्र के जो जनजातीय लोग हैं ये पहले की तरह उतने भोले नहीं रह गए। ये चीज़ों को समझते हैं, पर्यावरण को भी समझते हैं, जंगल की अहमियत को भी समझते हैं, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों की भी अहमियत को समझते हैं। आपने केवल जंगल नहीं उजाड़ा, बल्कि उस जंगल में जो रहवासी थे आपने उनको भी उजाड़ दिया। हाथियों का आतंक अब और फैलेगा और उसके बाद ये आरोप हाथियों पर लगेगा कि वो गांव में घुस रहे हैं, तो आपने तो उनका आहार ही छीन लिया, उनका रहवास छीन लिया। सबसे बड़ी बात तो ये होती है आलोक कि मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ऐसे जन नेता, मतलब जिनको हम दमदार नेता कहते हैं, जन नेता कह सके, जो आम जन में प्रसिद्ध जो हो, वास्तव में उनके लिए मर मिटे, जी, ऐसे नेताओं का नितांत अभाव है। जी, जी। और ज़्यादातर नेता तो कुछ इस किस्म के हैं कि वो कहावत नहीं है कि जैसी जब बयार चले पूरी पीठ तब तैसी दीजिए, जिधर बम उधर हम, ये उस किस्म के हो गए। और बेसाख्ता मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसे मौके पर लरंग साहब जी का स्मरण हो आता है। जी, जी। जो भाजपा के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, और उनका योगदान जो है सरगुजा कभी नहीं भूल पाता है। जी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ वो मुद्दे हैं जी, जिन पर लोगों को, खास करके जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सबको सामने आना चाहिए और जम के विरोध करना चाहिए। और सरगुजा के जो बचा खुचा जंगल है इसे बचा लेना चाहिए। एक तरह से ये बहुत बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अपराध है। ये केवल पर्यावरण की बात यहाँ पर नहीं हो आती। आप, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप हर साल अभी भी मेघदूत गोष्ठी करते हैं रामगढ़ में, जी। आप विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। भाई, ये जो मेघदूत गोष्ठी होती है, या कालिदास ने जो मेघदूत महाकाव्य की रचना की थी, दूत काव्य की, आप ये देखिए कि ये जगह इसलिए जानी जाती है कि कभी यहाँ पर भगवान श्री राम ने भाई लक्ष्मण और माता जानकी के साथ निवास किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि विराट राक्षस का वध भी उन्होंने इसी रामगढ़ की उपत्यका में की थी। और विराट राक्षस के बारे में एक जो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है वो ये कि विराट जो है वो दरअसल एक गंधर्व था, और उसने कुछ ऐसी गलती कर दी थी जिसके कारण इंद्र के श्राप से राक्षस बनकर वो रामगढ़ की उपत्यका में रहता था। और इसी कथा को कालिदास ने उठाया था थोड़ा बदल करके, और जब वो विराट राक्षस के रूप में यहाँ पर था रामगढ़ की उपत्यका में, तो चूंकि वो संगीताचार्य था इंद्र के दरबार में, तो उसके मन में ये बात आती थी कि मैं अपना समय कैसे गुजारूं। तो उसने जो तुम्बा होता है, गोल वाला कहिए लौकी सूखी हुई, उससे उसने एक वाद्य यंत्र बनाया था, क्योंकि वो संगीताचार्य था। और
वो संगीत के माध्यम से अपना वक्त गुजारता था, समय गुजारता था, और यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनको संगीत भी सिखाता था, राक्षस के रूप में ही सही। तो कहते हैं कि ये जो तंबूरा है, इस तंबूरा का निर्माण किया था तुम्बरु नाम के गंधर्व ने, और वो तुम्बरु गंधर्व ही विराट राक्षस बनकर शापित होकर सरगुजा के रामगढ़ की उपत्यका में आया था। और उसे ये ज़रूर कहा गया था कि जिस दिन भगवान स्वयं अपने हाथ से तुम्हारा वध करेंगे उस दिन तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम वापस आ जाओगे यहाँ इंद्रलोक में। तो उसने माता जानकी को कंधे पर उठाकर दौड़ना शुरू किया जंगल में। भगवान श्री राम ने उसका पीछा किया इसी रामगढ़ की उपत्यका में, और शरसंधान से वो मृत्युशैया पर चला गया। तो जब भगवान श्री राम उसके करीब पहुंचे और बोले तुम ये क्या कर रहे थे, तो विराट राक्षस ने कहा कि प्रभु, मैं तो ये जान रहा था कि जिन्हें मैं कंधे पर उठाकर दौड़ रहा हूँ वो जगत जननी है। मैं अगर ये अपराध न करता तो आप मुझे मारते नहीं, और आप मुझे मारते नहीं तो मैं इंद्र के श्राप से मुक्त नहीं हो पाता। तो अपनी मुक्ति की कामना के लिए मैंने ये काम किया। तो इस तरह के जो पौराणिक आख्यान हैं, कथाएं हैं, वो इस धरती से जुड़े हुए हैं। वो न सिर्फ इस धरती से जुड़े हुए हैं बल्कि उनकी परंपरा भी जीवित है। सरगुजा का जो प्रथम लोक वाद्य माना जाता है वो तंबूरा ही माना जाता है। तंबूरा है जी। तो उसे, उन सबको आप नष्ट कर रहे हैं, आप अपनी विरासत को ही नष्ट कर दे रहे हैं। तो ये तो घनघोर अपराध है। कभी भाजपा के संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार में वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके वीरेंद्र कुमार पांडे ने भी अडानी के द्वारा राम वन गमन पथ के इस भयावह विनाश पर पहल से बातचीत पर मौके पर ही यहाँ तक कह डाला कि ये वन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के फेफड़े का विनाश है। सिद्धांत की राजनीति के लिए जाने जाने वाले वीरेंद्र कुमार पांडे को भाजपा ने बहुत पहले ही पार्टी से भले निकाल दिया, मगर उनकी जनमानस के बीच एक साफ सुथरी छवि के कारण उनकी बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस व भाजपा दोनों पर ही प्रहार कर कह दिया कि एक नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ। नहीं साटे गए हैं, ये हिंदुस्तान के आदमी के फेफड़े को नष्ट किया जा रहा है, और ये छत्तीसगढ़ के विनाश का द्योतक है ये। इसलिए इसको तत्काल खदान को रोकना चाहिए। क्या लग रहा है जो मुहिम चल रही है, आप भी आए इसके समर्थन में, तो कहाँ तक इसकी आवाज़ पहुँचाएंगे आप? इसको तो अंत तक ले जाना होगा। इस कोल ब्लॉक की अनुमति को निरस्त करवाना पड़ेगा, उससे कम में किसी के प्राण नहीं बचेंगे। पहल के संपादक आलोक शुक्ल ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अडानी के द्वारा हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई का विरोध कर रहे हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य आलोक शुक्ल, जिन्हें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पर्यावरण के संरक्षण की मुहिम के लिए इसी वर्ष 2024 में गोल्डन मैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है, उनसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय मई 2022 में बात की। सुनिए उस समय उन्होंने क्या कहा और अब सरकार बदलने के बाद यानी वर्तमान भाजपा सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आज भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान जो है 45 से 50 डिग्री के बीच में जा रहा है, उसके बावजूद भी बड़े दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि हसदेव जैसे प्राकृतिक सारों के समृद्ध जंगलों से विनाश का आदेश भाजपा सरकार दे रही है। जब विपक्ष में थी तो यही भाजपा जो है वो आंदोलन का समर्थन कर रही थी, धरना स्थल पे लोगों के बीच में जा रही थी और हसदेव के विनाश के खिलाफ खड़ी थी। और आज आप जो है साफ उसी हसदेव के विनाश की अनुमति दे रहे हैं, अपने आप में दुखद है। हमें लगता है कि हसदेव को बचाने के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ ने तमाम देश के लोगों से एकजुट होना पड़ेगा। विशेष रूप से लखनपुर, उदयपुर और सरगुजा के लोगों से अपील है कि इस विनाश के खिलाफ एकजुट हो अपनी आवाज व्यक्त करें। यही नाम के आलोक शुक्ला एक मुहिम से लगे हुए हैं। तो उसकी ये बताइए आप कि एक चित्र है, ये चित्र काफी बयां कर रहा है, क्योंकि इसकी कवरेज के लिए मैं भी आया हुआ था 2015 और 16 जून को यहाँ पे मदनपुर में एक ग्राम सभा हुई थी, जल जंगल और जमीन को लो।
जल जंगल और जमीन को लेकर ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार काबिज हुई और आज उस जंगल जमीन की क्या दशा है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के संवैधानिक हकों को बचाने के लिए जल जंगल जमीन की सुरक्षा का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। 2015 की जिस आप तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, उस मदनपुर गांव में हस्तियों के 30 गांव के लोग इकट्ठे थे, ग्राम सभा इकट्ठी, हजारों की संख्या में लोग थे और ये वादा करके गए थे राहुल गांधी। उन्होंने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। पहली बात ये कही थी कि आदिवासियों की कीमत पे हमें विकास नहीं चाहिए, और जो जंगल जमीन बचाने का आपका जो आंदोलन है, आंदोलन में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सरकार बनने के बाद हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार है, ये विपक्ष में रहते हुए जिन वादों को किया था उसके पूर्णतः विपरीत जाके कार्य कर रहे हैं। जिस अडानी एकदम देखा जा रहा है, ये पूरे विपक्ष में रह के जो कर रहे थे, आज वो उसी काम को कर रहे थे। और दूसरी बड़ी बात है कि घोषणा पत्र बनाने में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के दूसरे एंगल में जो ये रेंज आता है अक्टूबर नवंबर में, विधायक अंबिकापुर के विधायक टी.एस. सिंहदेव जी भी घोषणा पत्र बनाने में आगे रहे। क्या कभी वो इस मुहिम के लिए आए आपके समर्थन में? यहाँ पे लोगों के समर्थन में वो कभी नहीं आए। जब हम पदयात्रा लेके रायपुर पहुंचे तो रायपुर में वो जरूर आए और उन्होंने कहा कि जो गो नो गो की पॉलिसी है, उस गो नो गो की पॉलिसी को हम मानते हैं। जो माइनिंग हो गई उसके बाद नहीं खुलना चाहिए, लेकिन उस बात को जमीन पर उतर के बोलना दोनों में मैंने साहस नहीं कर पाते। तो ये देखिए कि जल जंगल और जमीन के मुद्दे को लेकर सत्ता में काबिज हुई भूपेश सरकार अब यहाँ पे जल जंगल जमीन की चिंता कर रही है। इसे साफ देखा जा सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी महिलाएं यहीं पे खाना बना रही हैं, इन पत्तों के नीचे खा रही हैं। कई चित्र इसमें मार्मिक हैं कि एक तरफ तो जो नीति निर्धारित करने वाले सत्ता के नेता हैं, शीर्ष के लोग हैं, सरकारें हैं, वो एयर कंडीशन में बैठ के नीति निर्धारित कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलने वाले कोयले से लाइट बनाई जाएगी, बिजली उत्पन्न किया जाएगा। लेकिन जो ये पेड़ कटेंगे 3 लाख से ऊपर, 4 लाख के लगभग, उसका जो ऑक्सीजन की जो भरपाई है वो कौन करे? यह एक बड़ा अनुत्तरित प्रश्न है जिसे लेकर भारत में ही नहीं पूरे विश्व का एक समुदाय, जन समुदाय माने जो है वो मुहिम में उतर चुका है। और लोग कह रहे हैं कि इस जगह से निकली आवाज देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गूंजेगी। पूरा देश गर्मी से कराह उठा है। लू से मौतों का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। 44 डिग्री 45 डिग्री तो छोड़िए, बात अब 50 डिग्री 52 डिग्री तक पहुंच चुकी है। आलम ये कि ट्रांसफार्मर को भी कूलर लगाकर ठंडा करना पड़ रहा है और यात्री बस तक गर्मी से धू धू कर जल उठ रही है। ये सब अब हर साल गर्मियों में तापमान बढ़ने के साथ बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि विकास के नाम पर जिस तरह से प्रकृति का विनाश हो रहा है उस पर राजनेता मौनी बाबा जो बने हुए हैं। ताजा हाल अडानी के द्वारा सरगुजा में हसदेव अरण्य के ऊर्जावान जंगलों को, जिसे राम वन गमन पथ भीख माना जाता है, उसके भयंकर विनाश का है। ये राम वन गमन पथ भी हम नहीं कहते, ये कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकार ने ही माना है और बाकायदा इसके चित्र तक जारी किए हैं। विडंबना देखिए कि एक और भाजपा अयोध्या में जन जन के आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का श्रेय तो ले रही है, लेकिन सरकारों के द्वारा चिन्हित राम वन गमन पथ के वनों के विनाश पर मौन है। वहीं कांग्रेस पहले ही इस मामले में अपना दोहरा चरित्र सत्ता में आकर दिखा ही चुकी है। लाखों की संख्या में ऐसे वृक्षों की नृशंस हत्या की जा रही है जो कभी इस क्षेत्र में ऋषि मुनियों के तप के साक्षी रहे हैं, साथ ही इस पावन क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता के भी साक्षी रहे हैं। मगर एक धनकुबेर उद्योगपति जिसे अडानी के नाम से जाना जाता है, वो प्रकृति की उस धरोहर को उजाड़ रहा है जहां से साक्षात भगवान राम गमन किए थे। काश कन्याकुमारी में ध्यान में लीन प्रधानमंत्री मोदी को राम वन गमन पथ के विनाश का भी आभास हो पाता कि किस तरह से बिजली पैदा करने की आड़ में कोयला निकालने के लिए निर्ममता से हरे भरे धार्मिक आस्था के प्रतीक इन वनों को उजाड़ा जा रहा है। कहीं ऐसा मत हो
कि प्रकृति स्वयं प्रलय पर उतर आए और सत्ताधीशों समेत धन लोलुप लोगों को ऐसा सबक सिखा दे जिसकी कल्पना करना भी भयंकर है। आश्चर्य होता है कि भारत को मां मानने वाले राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र में प्रकृति के संरक्षण की कोई बात तक नहीं होती। काश मां भारती के श्रृंगार का प्रतीक इन पेड़ पौधों, पर्वतमालाओं और प्रातःकालीन स्मरण की जाने वाली पावन नदियों के संरक्षण व संवर्धन का मुद्दा लेकर भी कोई आम जन के बीच जाकर इस पर अमल करता। करना बंद करो।